डियर जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपकी फेवरेट चैनल बुद्धिट्री में। दोस्तों, आज हम सोशल साइंस का गाला असाइनमेंट का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और वीडियो की शुरुआत में मैं आप लोगों से कहूँगा कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और यहाँ पर हम सभी विषयों के वीडियो शेयर कर रहे हैं, पेपर सॉल्यूशन शेयर कर रहे हैं। अब मैं गुजराती के और हिंदी के भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो अब शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। तो पहला सही जोड़े बनाने, लकड़ी का झूला। तो ये लकड़ी का झूला, ये संखेड़ा, बड़ौदा के पास में एक जगह है संखेड़ा, ये फर्नीचर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। हठी सिंह का डेरा, ये अहमदाबाद में है, बराबर। और जूनागढ़ में है नवगढ़ का किला, ये यहां पे मिसिंग है, नवगढ़ का किला, ये है जूनागढ़ में। और भारत की सिलिकॉन सिटी बोलते हैं बेंगलुरु को, आईटी हब है। ओके, अब सही गलत के निशान लगाने हैं कि हिमालय की गिरिमाला भारत की दक्षिण सीमा पर, दक्षिण नहीं उत्तर सीमा पर, हिमालय का भारत का शिखर है, भारत माता का मुकुट है हिमालय, तो यानी उत्तर दिशा में है हिमालय पर्वत। इलोरा की गुफा महाराष्ट्र में आई हुई है, ये सही बात है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग। पड़खाऊ जमीन का दूसरा नाम लेटराइट जमीन है, ये सही है। अगला, भारत में कुल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? 12, ये गलत विधान है। भारत में पावागढ़, सापुतारा, अंबाजी में रोपवे की सेवाएं हैं, सही है। याद रखना, पावागढ़, सापुतारा, अंबाजी, यहां पर रोपवे की सुविधा आई हुई है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है योग्य विकल्प पसंद करके। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों को किस योजना का लाभ मिलता है? तो नर्मदा, बराबर। ये इस योजना के द्वारा इन 4 राज्यों को लाभ मिलता है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। सबसे अधिक लाभ मिलता है गुजरात को। मस्जिद के स्तंभ युक्त कमरे को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लिवान। व्यापारी प्रवृत्ति किस प्रकार की आर्थिक प्रवृत्ति है? तो ये तीसरे नंबर की प्रवृत्ति मानी जाती है। प्रथम नंबर की प्रवृत्ति में खेती और उससे जुड़ी हुई प्रक्रिया इसके अंतर्गत आती है। तो किसान, कारीगर, व्यापारी, शिक्षक की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? आर्थिक प्रवृत्ति। आर्थिक प्रवृत्ति यानी जिसमें पैसे का लेन देन हो। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। निम्नलिखित विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पृथ्वी पर जल संसाधन का मुख्य स्रोत क्या है? तो वृष्टि यानी बारिश। बारिश है ये जल संसाधन का मुख्य स्रोत है। ग्राहक शिक्षण जागृति के लिए कौन कौन सी सामयिक प्रसारित की जाती है? तो वो है इनसाइट। ग्राहकों में अवेयरनेस लाने के लिए जो मैगजीन है पब्लिश की जाती है। भारतीय मूल के किस अर्थशास्त्री को नोबेल पारितोषिक मिला है? अमर्त्य सेन। इन्होंने यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और जो एसडीआई, ह्यूमन डेवलप इंडेक्स, इसको निकालने में इनका महत्वपूर्ण रोल था। संविधान के किस आर्टिकल के अनुसार अस्पृश्यता समाप्त की गई? अस्पृश्यता समझिए, अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी, यानी ऐसा माना जाता था पुराने समय कि अमुक लोगों को स्पर्श नहीं करना है, तो उसके निवारण के लिए आर्टिकल 17 लागू किया गया है। निम्नलिखित में से किस सूचना को अस्वीकार किया गया है? जो आरटीआई एक नियम है, राइट टू इंफॉर्मेशन, तो इसमें हम वो सूचना नहीं मान सकते जिससे राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता को खतरा हो, यानी उससे जुड़े हुए मामले की हम जो सूचना है किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से नहीं मांग सकते। आज के समय में राष्ट्र आर्थिक विकास की करोड़रज्जु किसे मानते हैं? तो आज के समय में राष्ट्रीय आर्थिक विकास की जो करोड़रज्जु है उसको मानते हैं खनिज को। जिस देश के पास जितने ज्यादा मिनरल्स होंगे वो देश उतना धनवान होगा। कौन से उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री कहते हैं? तो प्लास्टिक उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री कहते हैं। आईसो नाम की अंतरराष्ट्रीय संस्था कहां हुई है? तो ये जिनेवा शहर में है, आईसो। अगला है, और किस देश की क्रांति से प्रभावित होकर भारत में नक्सली आंदोलन शुरू हुआ? तो चीन से। तो चीन में माओ जेदांग, इसने कम्युनिज्म की शुरुआत की।
साम्यवाद की, और उससे प्रभावित होकर के भारत में नक्सली आंदोलन की शुरुआत हुई। और इसकी शुरुआत हुई थी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है नक्सलबारी, वहां से इसकी शुरुआत हुई। तो इसलिए ये जो आंदोलन है, जो देश की स्वतंत्रता के लिए हानिकारक है, देश के विकास के लिए हानिकारक है, उसको नक्सलवाद कहा जाता है। सेक्शन बी है, पहला प्रश्न है, हम नदियों को लोकमाता क्यों कहते हैं? तो प्राचीन काल से नदियां प्राकृतिक मार्ग के रूप में उपयोगी रही हैं। भारतीय संस्कृति सिंधु रावी नदी के किनारे पर विकसित हुई है। सिंधु, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियों का हमारे लोक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पीने का पानी, अन्य काम के लिए, बिजली, सिंचाई, कृषि, जल मार्ग के लिए नदियां हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसके उपरांत मिट्टी के बर्तन, मकान, लिपाई, पुताई आदि में नदियों का पानी का उपयोग होता था, मिट्टी का उपयोग होता था। नदी, इस तरह से नदियों ने भारतीय प्रजा जीवन को समृद्ध बनाया। अपनी संस्कृति में प्राचीन काल से नदी तट के उषा और संध्या के जो भूदृश्य हैं, उन्होंने हमारी कला की जो समझ थी उसको विकसित किया। यानी कुल मिला के हमारा जो भी संस्कृति है, हमारा जो भी विकास हुआ, उसमें महत्वपूर्ण नियम योगदान नदियों का है। इसलिए हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए नदियों को लोक माता कहते हैं। ओके। व्यक्ति परिचय दीजिए। ऑस्ट्रेलोइड, तो ये जो ऑस्ट्रेलोइड थे, अग्नि एशिया से आई हुई प्रजाति। इनका रंग था श्याम, लंबा और चौड़ा सिर, छोटा कद, चपटी नाक। ये इनकी शारीरिक विशेषता, ये विशेषता याद रखना, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। भारत में आर्य इन्हें निषाद कहते थे। भील प्रजा के लिए निषाद शब्द का उपयोग किया जाता था। भारत की कोल और मुंडा जाति, असम की खासी प्रजा, निकोबार और ब्रह्मदेश जिसे आज हम म्यांमार कहते हैं, बर्मा, यहां पे ये प्रजा के लक्षण देखने को मिलते हैं। भारत की संस्कृति और सभ्यता के विकास में इस प्रजा का योगदान विशिष्ट है। ये मिट्टी के बर्तन बनाने, खेती करने और सूती कपड़े बुनने जैसे काम में ये लोग काफी कुशल थे। अगला प्रश्न है, लोथल के कारीगर धातु से क्या क्या बनाते थे? तो लोथल कारीगर धातुओं से दांतरा, आरी, सुई, सारणियां, मोड़दार करवट जैसे तांबे और कांसे के औजार बनाना जानते थे। बराबर। इन औजारों के उपरांत बर्तन, मूर्तियां, पात्र ये भी बनाते थे मेटल का उपयोग करके। युद्ध के लिए धातु के शस्त्र बनाए जाते थे, गहने बनाए जाते थे। तांबा, पीतल, कांसा जैसी धातु के बर्तन और मूर्तियां, लोहे का उपयोग हथियार बनाने में किया जाता था। यानी मेटलर्जी यानी कि धातु विद्या में हम भारतीय लोग हमेशा से आगे रहे। ओके। अगला है, प्राचीन समय से भारत तीर्थ भूमि रहा है, स्पष्ट कीजिए। तो भारत आदिकाल से तीर्थ भूमि रहा है। भारत के लोग विविध स्थलों की यात्रा पर जाते रहे हैं। भारत में 4 धाम की यात्राएं बहुत प्रसिद्ध है और भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। इसमें से एक ज्योतिर्लिंग जो सोमनाथ का है वो गुजरात में है। बराबर, ये भी याद रखिएगा। 4 धाम की यात्रा कौन कौन सी है? जैसे बद्रीनाथ, रामेश्वरम। ये बद्रीनाथ कैसे बना? तो एक महान ऋषि हुए जिनका नाम था बादरायण। बराबर। और ये बद्रीनाथ लिखा है दोस्तों, ये गलत है, ये होना चाहिए इस तरह से बद्रीनाथ। तो ये जो बादरायण ऋषि थे, इन्होंने सभी उपनिषदों का संकलन करके एक महान ग्रंथ लिखा था, ब्रह्म सूत्र। तो उन्हीं की उस जगह पे, जिस जगह पे उन्होंने ये ग्रंथ लिखा था, महान ग्रंथ, उसी को उनके सम्मान में बद्रीनाथ ऐसा जगह नाम दिया गया। रामेश्वरम ये तमिलनाडु में है, द्वारिका ये गुजरात में है, जगन्नाथपुरी ये ओडिशा में। ये हिंदुओं के पवित्र यात्रा धाम है, हर किसी को इसकी मुलाकात लेनी चाहिए। ये इसमें 51 शक्तिपीठ हैं। जो हमारे अंबाजी है, अंबाजी का मंदिर है गुजरात में, ये भी एक प्रकार का शक्तिपीठ है। आप जाओगे तो वहाँ पे दर्शन करना माता जी के, तो आपको एहसास होगा कि वहाँ पे माता जी की कोई प्रतिमा या मूर्ति नहीं है, मूर्ति नहीं है वहाँ पर। बराबर। तो वहाँ पर माता जी की शक्ति के रूप में पूजा की जाती है, वो शक्तिपीठ माना जाता है। ओके। फिर परिक्रमाएं कौन कौन सी पसंद है याद रखना। एक तो गिरनार की परिक्रमा, इसे लीली परिक्रमा कहते हैं। शत्रुंजय, ये
शत्रुंजय जो यहाँ पे जैन लोगों का पवित्र यात्रा धाम है, शत्रुंजय पर्वत पर इसकी परिक्रमा की जाती है। नर्मदा नदी की भी परिक्रमा की जाती है। ये परिक्रमाएं भी बहुत प्रसिद्ध हैं। देश विदेश के इसके जो पर्यटक हैं भारत के स्थापत्य कला की मुलाकात लेने नियमित रूप से आते हैं। और यूनेस्को ने भारत के 32 स्थलों को प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के रूप में स्थान दिया है। तो इस तरह से कुल मिला के जो भारत है वो यात्रा धाम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का काम क्या है? तो भारत सरकार ने 1958 में प्राचीन स्मारकों, पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का कानून पास किया, जिसके अनुसार प्राचीन कलाकृतियों, धार्मिक स्थानकों, ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातत्व के स्थलों, अवशेषों की जिम्मेदारी ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दी गई। केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया। उनकी जवाबदारी पुरातत्व विभाग को दी गई और ये जो पुरातत्व विभाग है 500 से अधिक स्मारकों की देखभाल आज कर रहा है। जयशंकर सुंदरी, तो गुजरात की नाट्य कलाओं में जयशंकर सुंदरी का नाम सबसे ऊपर है। उनके उपरांत अमृत नायक, बापूलाल नायक, बराबर, प्राण सुख नायक, दीना पाठक, इन्होंने तो फिल्में भी काम किया। एक फिल्म थी गोलमाल, इसमें अमोल पालेकर की माता का जो रोल है वो इन्होंने किया था, दीना पाठक ने। जसवंत ठाकर, उपेंद्र द्विवेदी, इन्होंने गुजराती फिल्म में काफ़ी काम किया। प्रवीण जोशी, सरिता जोशी, दीपक घीवाला, ये जो खिचड़ी सीरियल आती थी उसमें इन्होंने प्रफुल्ल का रोल किया था। बराबर, प्रफुल्ल का जो रोल किया था खिचड़ी सीरियल में वो यही थे, दीपक घीवाला। इन्होंने बहुत पूर्ण रोल निभाई थी, भूमिका निभाई थी। अब देखिए, अवधारणा दितानी, संकल्पना समझानी, वृष्टि जल और सिंचाई। वृष्टि जल को रोककर एकत्र करने की विशेष पद्धतियां, जैसे कुएं, छोटे वृष्टि जल यानी जो वर्षा के द्वारा पृथ्वी पर जो जल आता है उसे हम कहते हैं वृष्टि जल। इसको हम संचय कर करके अपने विभिन्न कामों में ला सकते हैं। सिंचाई, तो भारत में 84% जल सिंचाई के रूप में उपयोगी है। उदाहरण स्वरूप 1 किलोग्राम गेहूं उत्पन्न करने के लिए 1500 लीटर पानी चाहिए। धान, पटसन एवं गन्ना की फसल को अधिक जल की आवश्यकता होती है। तो ये खाली संकल्पना ही समझाई थी दोस्तों, ये थोड़ा एडिशनल है, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। किन ऊर्जा स्रोतों को व्यापारिक शक्ति संसाधन कहता है? तो कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक वायु, अणु खनिज परंपरागत या व्यापारिक संसाधन माने जाते हैं। ये जो संशोधन है इनका व्यापारी जो इंडस्ट्री में उपयोग होता है, उद्योगों में उपयोग होता है। अंतर स्पष्ट करो, प्राकृतिक गैस और गोबर गैस। प्राकृतिक गैस खनिज तेल के साथ संलग्न होती है, इसमें से अलग होकर वह बाहर निकलती है। यह सस्ता एवं प्रदूषण रहित ऊर्जा का स्रोत है प्राकृतिक गैस। हमारे देश में प्राकृतिक गैस के भंडार एवं खंभात बेसिन, कावेरी के बेसिन, जैसलमेर में से हमको प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं। गुजरात का अंकलेश्वर ये खनिज तेल का भंडार है और प्राकृतिक गैस भी यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। बराबर, गोबर गैस बायोगैस के उत्पादन के में बिना यानी ये जो गोबर गैस है इसे इसे बायोगैस भी कहते हैं। ये कृषि पदार्थ है, गन्ने का खोई वगैरह को, गोबर है, मनुष्य का मल है, इसके द्वारा ये सड़ने से मीथेन वायु उत्पन्न होती है और ये एक दहनशील गैस है। गोबर गैस का मुख्य घटक भी मीथेन गैस है, ये भी याद रखना। इसके उपयोग के बाद विषाणु बिना की कीमती खाद प्राप्त होती है। फिर ये गैस जो गोबर गैस का उपयोग हो जाता है, फिर जो वेस्ट बचता है उसका हम खाद के रूप में उपयोग कर रहे हैं। इस तरह ऊर्जा और खाद दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश और गुजरात बायोगैस के उत्पादन में प्रथम और द्वितीय स्थान पर। गुजरात में सिद्धपुर के पास में मैथाण, इस यहाँ पर एक आदर्श बायोगैस प्लांट बनाया गया है। याद रखना, ये जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन कर रहा हूं उनको दिमाग में रखना, एमसीक्यू वगैरह के लिए बहुत ही उपयोगी है। सीमेंट बनाने के लिए कच्चा माल की विशेष क्या क्या उपयोगिता होती है? तो सीमेंट बनाने कच्चा माल है चूने का पत्थर, कोयला, जिप्सम, बॉक्साइट, मिट्टी, ये सब का उपयोग किया जाता है। अब ये जो सीमेंट में जो रॉ मटेरियल का उपयोग करते हैं हम, जो कच्चा माल, ये बहुत ही भारी होता है। इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता है।
इसलिए जहां पर कच्चा माल मिलता है वहीं पर सीमेंट इंडस्ट्री को स्थापित किया जाता है। ओके, अगला प्रश्न है औद्योगिक प्रदूषण अर्थात क्या। ये छोड़ गया, मिसिंग है, वो आप लोग देख लीजिएगा। अब है हमारा नेक्स्ट सेक्शन सी में आए हैं, स्तंभ लेखों पर की कला की जानकारी दीजिए। तो स्तंभ लेख है वो एक ही शिला, एक ही पत्थर पर बने होते हैं। ये स्तंभ लेख होता क्या है, जैसे मान लीजिए किसी राजा ने कोई बहुत बड़ी विजय हासिल की है तो स्तंभ पे उसको लिखा के उसको घिस देते थे, एकदम चमकदार हो जाता था, ऐसा लगता था जैसे किसी मेटल का स्तंभ हो। राजा ने कई विजय प्राप्त की है, राजा को कोई धार्मिक उपदेश लिखवाने हो तो ये इनका उपयोग किया जाता था। और सबसे ज्यादा स्तंभ लेख अशोक ने लिखवाए थे, सम्राट अशोक ने। तो सम्राट अशोक की धर्माज्ञाओं के खोद कर स्तंभ लेख शिलाकला के उत्तम नमूने हैं। एक ही पत्थर को खोद कर घिसकर चमक दी जाती है। ऐसे स्तंभ अंबाला, मेरठ, इलाहाबाद, बिहार में एक जगह लोरिया, इसके पास नंदनगढ़, सांची में भी है, काशी, पटना, बोध गया में बोधिवच के पास जो है इस तरह के स्तंभ लेख हमको देखने को मिलते। इनकी लिपि होती थी ब्राह्मी लिपि। सारनाथ का जो स्तंभ है श्रेष्ठ का उत्तर ये शिल्पकला का श्रेष्ठ नमूना है। जो हमारा जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो यहीं से इसी स्तंभ से ली गई है। इसमें 4 सिंह हैं और ये धर्म चक्र बताया गया। ये जो सारनाथ है इस जगह पे भगवान बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश दिया था। इस घटना को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। मैं आपको एडिशनल भी बताता चलूंगा। तो इस घटना को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। यह घटना यहां पे हुई थी। और इस पे कौन कौन से प्राणियों भी याद रखना, हाथी, घोड़ा और बैल। ये एमसीक्यू लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हाथी, घोड़ा और बैल इनकी आकृति है। अगला है गुप्त काल को कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो गुप्त युग में शिल्प, स्थापत्य, चित्र, नृत्य, संगीत आदि का बहुत ही विकास हुआ। जबलपुर का पार्वती मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, हरण का नरसिंह मंदिर, जामनगर का गोप मंदिर, स्तूपों, चैत्यों, मठ, विहार, ये गुप्त काल के स्थापत्य हैं। ये जो गुप्त काल था ये समुद्रगुप्त, बराबर, ये जो आप चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो पीरियड नहीं है, ये दूसरा पीरियड है, बराबर। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्होंने पूरी विश्व में बहुत बड़ी विजय हासिल की थी। तो शिल्प कला में सारनाथ की बुद्ध प्रतिमाएं, मथुरा की विष्णु प्रतिमा, महावीर प्रतिमा, उदयगिरी की गुफा, विष्णु की वराह स्वरूप की प्रतिमा, ये सब का निर्माण हुआ। इस कारण गुप्त काल को कलाओं का स्वर्ण युग किया जाता है। इसके साथ साथ इस समय में महान लेखक भी पैदा हुए जिन्होंने संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाया। उत्पादन के साधन कौन कौन से, सभी साधनों को समझाइए। तो उत्पादन के साधन है जमीन, पूंजी, श्रम और नियोजन या आयोजन भी इसे कहते हैं, कुछ भी कहिए। तो पहले समझते हैं जमीन। तो जमीन तो आप जानते हो, यानी पृथ्वी की ऊपरी परत है उसे जमीन कहते हैं। तो इसमें यहाँ पे जमीन यानी खाली वो जमीन नहीं, इसमें जो भी आ जाता है, यानी इसमें अंदर रहे हुए खनिज है, इसके ऊपर की नदियां हैं, जंगल हैं, पेड़ पौधे, सब चीजें वो जमीन में आ जाती है। ये एक प्राकृतिक साधन है। पूंजी, पूंजी यानी पैसा, यानी इसमें ऐसा नहीं कि जो करेंसी वही आपकी जो मशीन है, आपके जो औजार हैं, मकान है, बिल्डिंग है, ये भी पूंजी में आ जाते हैं, बराबर। और ये एक मानव सर्जित साधन है, ये भी याद रखिएगा। श्रम भौतिक बदले की अपेक्षा से किया जाने वाला कोई भी शारीरिक या मानसिक कार्य श्रम कहलाता है। यानी आपको कुछ उसके बदले में मिलेगा, धन है या कुछ भी चीज, बराबर, तो वो क्या कहलाता है, श्रम। कृषि मजदूर, शिक्षक, डॉक्टर, कारीगर आदि का कार्य श्रम कहलाता है। नियोजक यानी आयोजन। तो उत्पादन की प्रक्रिया में भूमि, पूंजी और श्रम को जो कुशलतापूर्वक संयोजन कर सके, जिसको मैनेज कर सके, उसको हम नियोजक कहते हैं, यानी कि आयोजक। अब है व्याख्या देनी हमको जमीन, राष्ट्रीय संसाधन, नवीनीकरणीय संसाधन। तो पृथ्वी के ऊपर की भू परपटी जिसमें वनस्पति की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक खनिज द्रव्य होते हैं उसे हम जमीन कहते हैं। पृथ्वी का जो ऊपरी स्तर जिसमें वनस्पतियों को जो भी चाहिए वो पोषक तत्व तो मिलते हैं उसे हम कहते हैं जमीन। नवीनीकरणीय संसाधन यानी वे संसाधन जो निश्चित समय में अपने आप उत्पन्न होते हैं, उनको उनके लिए किसी विशेष प्रयत्न नहीं करने पड़ते हैं और जो समाप्त होने वाले नहीं है,
जैसे वन है, सूर्य है, प्रकाश है, ये नवीनीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। सूर्य प्रकाश कभी खत्म नहीं होने वाला है, पवन ऊर्जा कभी खत्म नहीं होने वाली है। राष्ट्रीय संसाधन किसी भी देश या प्रदेश की सार्वजनिक संपत्ति, जैसे सेना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इसको हम कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो प्राकृतिक विरासत की देखभाल के लिए और संरक्षण के लिए निम्न प्रयास किए गए। ईस्वी सन 1952 में भारत सरकार ने भारतीय वन्य जीवों के लिए बोर्ड की रचना की। इसके अनुसार वन्य जीवों के संरक्षण के लिए साधन उपलब्ध करवाना, राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार और पक्षी घरों का निर्माण हेतु सूचना देना, यह सब इसके अंतर्गत आता है। ईस्वी सन 1972 में वन्य जीवों से जुड़े कानून अमल में लाना, वो इसमें राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और आच्छी क्षेत्रों की रचना करने का समावेश किया गया था। ये कानून बनाया गया था 1972 में। देश में राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों की रचना करना, विरासत की देखभाल और संरक्षण के लिए देश के कानून को विशाल परिप्रेक्ष्य में रखा गया। और जो बहुत सी प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, तो उनका संरक्षण हो, उसके लिए कड़क कानून बनाए रखना है। ईस्वी सन 1883 में रचित मुंबई प्राकृतिक इतिहास समिति, बॉम्बे नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी BNHS, इसकी स्थापना की गई। वर्तमान में गिर फाउंडेशन, नेचर क्लब जैसी संस्थाएं प्राकृतिक संरक्षण का काम कर रही हैं। ग्राहक का शोषण होने के कौन कौन से कारण जिम्मेदार है? तो देखिए, पहला है मर्यादित माहिती। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निर्माता विक्रेता किसी भी वस्तु या सेवा का चाहे जितनी मात्रा में उपयोग और विक्रय करने के लिए स्वतंत्र है। उनके भाव और गुणवत्ता निर्धारित संबंध में कोई नियम नहीं है। तो अभी जो पूंजीवादी पद्धति सब जगह लगभग देशों में लागू है, तो वहां पे जो उत्पादक है उसके ऊपर किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं होते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो कई चीजों को छुपा लेते हैं, तो ग्राहक को उसका आइडिया नहीं होता है, तो ग्राहक का वहां पे उसके साथ धोखाधड़ी हो जाती है। जैसे हम देखते हैं जब कोई भी चीज की एडवर्टाइजमेंट होती है तो इस तरह से स्टार बनाया होता है। ये स्टार जो होता है इसमें कुछ शर्तें होती है, हम उसको पढ़ते नहीं है और हमारा नुकसान होता है। मर्यादित आपूर्ति, जब वस्तु या सेवा की मांग के सामने पूर्ण रूप से वस्तु की आपूर्ति ना हो, कृत्रिम कमी खड़ी करके, संग्रहखोरी करके, अधिक भाव लेकर, काला बाजार जैसी चीजें कर करके ग्राहकों का शोषण किया जाता है। जैसे मान लीजिए, आपको उदाहरण दूं, जैसे प्याज है। अगर मान लीजिए प्याज, बरसात के कारण प्याज की कमी हो गई तो स्वाभाविक भाव बढ़ेगा। तो ऐसे में कुछ जो देशद्रोही लोग हैं इस प्याज का संग्रह कर लेंगे तो भाव और बढ़ेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि शोषण किसका होता है? ग्राहक का। मर्यादित स्पर्धा, तो जब भी कोई एक ही उत्पादन या समूह किसी वस्तु में उत्पादन और विक्रय में स्वयं का एकाधिकार रखते हैं। एकाधिकार यानी याद रखना, मोनोपोली कहते हैं इसने इंग्लिश में। आपको मैं एक लेटेस्ट उदाहरण दूं, जैसे कि टोरेंट कंपनी है अहमदाबाद में। ये टोरेंट कंपनी जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है और कोई दूसरी कंपनी नहीं है। तो ये क्या हुआ? एक प्रकार का एकाधिकार। अब ये जो टोरेंट कंपनी है, मन चाहे उस ढंग से हमसे पैसा वसूल कर सकती है, हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इसका कोई विकल्प नहीं है। तो इस तरह का जो एकाधिकार होता है उसमें हमको जो चाहे वो चीजें स्वीकार करनी पड़ती है। निरक्षरता का ऊंचा प्रमाण, ग्राहकों का शोषण होने का एक कारण प्रजा की निरक्षरता है। ग्राहक जागृति का प्रमाण भी कम है। ग्राहक का निरक्षर होने से उत्पादनों, बाजार संबंधी जानकारी का अभाव देखने को मिलता है। इस कारण व्यापारी विविध प्रकार के छल कपट द्वारा ग्राहकों का शोषण करते हैं। अगला प्रश्न है, गुजरात में महिला समानता के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है? तो गुजरात में महिला समानता और सशक्तिकरण के लिए निम्न योजनाएं रखी गई है। गुजरात में कन्या शिक्षण और जागृति के लिए विद्यालय प्रवेशोत्सव और कन्या शिक्षण रथ यात्रा की शुरुआत की गई। इससे 100% नामांकन हुआ। इसमें क्या होता था कि बच्चे स्कूल में आते थे तो उनका स्वागत किया जाता तिलक लगा करके, और एक पर्टिकुलर दिन बैलगाड़ी में बिठा करके जो गांव में या टाउन में उनकी यात्रा निकाली जाती थी। लोगों में जागृति लाई गई। ये जो कंसेप्ट था ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन था। तो इसके कारण क्या हुआ कि मैक्सिमम नहीं 100% जो कन्याएं थी वो स्कूल आने लगी। राज्य में 35% से कम साक्षरता वाले गांवों में तथा शहरों में बसने वाले गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले परिवारों की लड़कियों को प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने, देखिए
बीपीएल कार्ड में जो कन्याएं होती हैं, परिवार होते हैं, उनकी कन्या जब स्कूल में जाती है तो उनको देती है विद्या लच्छी बॉन्ड। ये याद रखना, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें अमुक अमाउंट दी जाती है, फिर जो कन्या 12वीं पास करके वो जब आगे जाती है तो बॉन्ड की रकम उस कन्या के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। इस तरह का सिस्टम है। सरस्वती साधना योजना, इसके अंतर्गत बिना मूल्य साइकिल दी जाती है। जो बच्चे दूर जाते हैं यात्रा करने के, स्कूल से, जिनके घर से स्कूल दूर है, उनको साइकिल दी जाती है। कन्याओं को एसटी बस के लिए, जो बाहर गांव जाती हैं कॉलेज वगैरह में पढ़ने, उनको एसटी बस के मुफ्त पास दिए जाते हैं। किशोरियों को पौष्टिक आहार तथा उनके कौशल विकास के लिए सबला योजना अमल में रखी गई है। गुजरात में सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण की व्यवस्था की है, और जो स्थानीय चुनाव होते हैं उनमें 50% उनके लिए आरक्षण किया गया। देखा होगा आपने, जो कॉरपोरेशन के चुनाव होते हैं, इसमें 4 कैंडिडेट होते हैं, तो उसमें 2 मेल होते हैं और 2 फीमेल होते हैं, यानी कि 50% रिजर्वेशन दिया जाता है। अब है सेक्शन डी, विज्ञान के क्षेत्र में भारत की विरासत का परिचय दीजिए। तो जनरली ऐसी मान्यता है पश्चिमी देशों में कि भारत जो है ये खाली आध्यात्मिक देश रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। भारत ज्ञान, विज्ञान, कला के क्षेत्र में पूरे विश्व का गुरु रहा है। तो धातु विद्या, रसायन विद्या, वैदिक विद्या, शैल चिकित्सा, गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, भौतिक शास्त्र में भारत के ऋषि मुनियों ने महत्वपूर्ण योगदान निभाया। भारत में विविध विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी अपना विशेष योगदान दिया। अर्वाचीन युग के संशोधनों द्वारा पता चलता है कि भारत आध्यात्मिकता विचार के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी था। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि भारत में जो धातु विद्या का जो ज्ञान था बहुत पहले से ही था, बराबर। भारत में जो सारनाथ में जो 7.5 फुट ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली है, दाढ़ी वाले पुरुष की जो प्रतिमा मिली है मोहनजोदाड़ो से, ये बताती है कि धातु विद्या का हमको कितना नॉलेज था, बराबर। तो ये सब आपको उदाहरण लिख देने हैं। ओके, प्राचीन भारत में रसायन विद्या में साधी गई प्रगति का वर्णन कीजिए। तो प्राचीन देखें, रसायन विद्या में देखें तो ये एक प्रयोगात्मक विज्ञान है। यह विद्या विविध खनिजों, वृक्षों, कृषि, खनिजों, धातु के निर्माण, उसमें परिवर्तन, स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक औषधियों के निर्माण का काम यहाँ पे होता है। रसायन शास्त्रियों में नालंदा विद्यापीठ के आचार्य नागार्जुन, इनको रसायन शास्त्र का आचार्य माना जाता है। इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी, रस रत्नाकर और आरोग्य मंजरी। इन्होंने वनस्पति औषधि के साथ साथ रसायन औषधि के उपयोग का भी परामर्श दिया था कि हमको केमिकल का भी दवा के रूप में उपयोग करना चाहिए। पारे की भस्म का औषधि के रूप में उपयोग करने का जो कंसेप्ट था, इन्हीं नागार्जुन ने दिया था। ओके दोस्तों, यहां मैं अपना पेपर सॉल्यूशन पूरा कर रहा हूं। आई एम श्योर आपको काफी मजा आया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।